सभी लोग पेपर दे लिए होंगे। जो पॉलिटी के प्रश्न जो आए हुए हैं, आईआर का प्रश्न तो ज़्यादा आया नहीं तो जो भी पॉलिटी के प्रश्न हैं उसको मैं डिस्कशन करा देता हूं आप लोगों का। तो ये जो पहला प्रश्न है इसमें, ये सीरीज ए का है। जो सीरीज ए है जिनके पास उसी के हिसाब से क्वेश्चन इसमें रखा गया है। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो सुधार था, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की उसमें बात नहीं थी। आप जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 326 में जो है सार्वभौमिक व्यस्पताधिकार लागू हो रहा है। तो फिर अंग्रेजी काल में जो है सार्वभौमिक व्यस्पताधिकार लागू नहीं था। अब महिलाओं के लिए जो है शिक्षा और संपत्ति के अधिकार पर जो है मत देने का अधिकार दिया गया था, तो वो भी एक तर्क है। तो इसके कारण ये गलत है। फिर ये कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान, देखिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान नहीं था, एंग्लो इंडियन महिलाओं के लिए कुछ किया गया था। ग्रोवर सर ने लिखा भी है थोड़ा सा, लेकिन विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ऐसा नहीं है। यहां पर जो है पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी, आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। अब मान लीजिए पृथक निर्वाचक मंडल के तहत ही उसको आप आरक्षण मान लेंगे तब तो सही हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में उसको रिजर्व सीट लिखा गया है। जब रिजर्व लिखा गया है तो ऐसी स्थिति में जो है मेरे समझ से वो जो है वो ये जो स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। आप जानते हैं कि 1935 के अधिनियम में एससी के लिए, एसटी के लिए, फिर एंग्लो इंडियन के लिए ये सब जो था ये पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए इस तरह का कुछ था नहीं। भाई आप पढ़ते हैं ना कि 1909 में जो है मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, फिर 1919 में सिख लोगों के लिए, और फिर 1935 में बाकी सबके लिए एक सामान्य कंसेप्ट है। तो ये जो है गलत है। इसके मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो है डी होगा। तो मैं बता रहा था जो 42 है, अब देखिए जो शब्द है जैसे मैं बता रहा था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेशन। रिजर्व सीट नहीं, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का बात था, ऐसा लिखा नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। अब इसमें जो भी पॉलिटी के प्रश्न आए हैं उन्हीं प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, देखिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, सही बात है, लेकिन ये यूनिसेफ नहीं है, यूनेस्को है। यूनेस्को द्वारा जो है ये किया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में 1952 से ही जो है वो बांग्ला भाषा को रखने के लिए आंदोलन चलता था, जब पाकिस्तान के अंडर में था, पूर्वी पाकिस्तान जब उसको कहा जाता था। अब समस्या है कि ये यूनिसेफ लिखा है और यूनेस्को द्वारा दिया गया, तो जब यूनेस्को द्वारा दिया गया तो गलत हो गया, तकनीकी रूप से गलत हो गया। दूसरा लिखा कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को सम्मिलित किया जाए। देखिए वर्तमान में उर्दू राष्ट्रभाषा है पाकिस्तान की, बांग्ला और अंग्रेजी दोनों को सहराज्य भाषा के रूप में रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मुद्दा आया था कि जब पूर्वी बंगाल जब पाकिस्तान का हिस्सा था, तो जब उसी समय तो संविधान सभा वहां पर बनी थी, शुरुआती दौर में जब भारत में संविधान सभा बना तो उसी समय वहां पर भी बना, तो वहां पर यह मांग रखा गया था, उसको माना नहीं गया, और बाद में जो है बांग्ला को और अंग्रेजी को सहराज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यहां पर यह जो कथन है कि मांग रखा गया है, यह सही बात है। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए, यह बात सही है, यह मांग रखी गई थी, स्वीकार नहीं किया गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि कौन कौन सा सही कथन है। तो यह जो है कथन गलत हो गया क्योंकि यूनेस्को द्वारा दिया गया था,
तो ये इसमें केवल 2 होगा आंसर बी। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि और संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। देखिए यहां पर ध्यान रखिए कि भारत की जो स्थिति है वो ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य की स्थिति है। न तो ब्रिटेन की तरह भारत में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है, न तो पूर्णतः न्यायिक संप्रभुता का सिद्धांत है। दोनों के मध्य की स्थिति भारत है। तो भारत में संसद की विधि निर्माण की परिसीमित है, तो इससे भी क्लियर हो जाता है। डायसी ने जो लिखा था किताब द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस डायसी ने लिखा था कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने को छोड़कर बाकी सब कर सकता है। इसीलिए ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं पाया जाता है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं पाया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही लिखा है। हमारे यहां न्यायिक पुनरावलोकन से भी तो सीमित हो जाता है, बताया तो था आप लोगों को। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा सामंजस्य लिखा है, लेकिन संविधान पीठ को भेजा जाता है, ये बात सही है। भाई कोई भी संसद कानून बनाएगी तो भेजा जा सकता है। एक कैन लिखना चाहिए था, अंग्रेजी थोड़ा सा जो है, चलिए खैर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी ये सही हो जाएगा। तो ये जो है मेरे समझ से 1 और 2 दोनों होगा इसमें, क्योंकि देखिए उसमें जो अभी हम लोग कर रहे थे, संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजे जाते हैं, भेजे जा सकते हैं, तो यहां पर मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा समान रूप से। 78, तो 78 में बता रहा था कि देखिए एन गोपाल स्वामी एंगर समिति ने सुझाव दिया कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने, उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया। पहला चीज तो ये समझिए कि एंगर समिति ने किसी मंत्री की बात तो नहीं किया था। अब फिर दूसरी तरफ जो है 1950 में जो एंगर समिति प्रशासनिक सुधार के लिए बनाया गया था, वो सचिवालय सुधार के लिए था। ये जो शब्द मंत्री का बात है, वो प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आयोग बना था 1966 में, उसके माध्यम से बात कहा गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया, सही बात है। इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया, ऐसा नहीं है। जो सेक्रेटरी है उस सेक्रेटरी के अंडर में रखने की बात की गई थी, और उप प्रधानमंत्री एक पद की बात की गई थी। तो आप जानते हैं कि इसीलिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने उप प्रधानमंत्री पद को बनाए रखने की बात किया था, क्योंकि उसका मानना था कि उप प्रधानमंत्री के पद के तहत भी कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है, वैसे सेक्रेटरी के तहत जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ये बात कहा गया था। यहां प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख है, तो यह भी कथन गलत है, इसलिए इसमें भी न तो 1 न तो 2। निजता का अधिकार खूब पढ़े हैं आप लोग, मेंस में पढ़ाया, पीटी में पढ़ाया, तो आप जानते हैं कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है, और उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खूब आप लोग चर्चा हो चुका है। अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी में आता है, पुट्टा स्वामीवाद और तमाम जो चर्चा हुआ था। अब देखिए भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता हो। कानून है, जो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1996 में ऐसा कानून बन गया। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। 1991 के लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने 3 लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, सही बात है। आप जानते हैं कि राजस्थान के सीकर से, हरियाणा के रोहतक से, और बाद में हरियाणा के रोहतक से उन्होंने सीट छोड़ दिया था। उसके बाद 3 बार वहां से चुनाव नहीं जीत पाए थे, काफी विवादित मसला रहा और फेमस रहा, इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट लिखा है। ये तो सही है 2 नंबर। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिसे उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ। स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई भी कानून अभी तक नहीं बना है। चुनाव सुधार जब पढ़ाया था बताया था कि ऐसा कुछ अभी तक नहीं बना है। तो इसमें सही पूछ रहा है तो केवल 2।
इसमें जो है भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। देखिए पहले कंसेप्ट जो पुलिस कस्टडी होता है, तो पुलिस जो कस्टडी होता है उसमें जो है पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति रखा जाता है उसको थाने में रखा जाता है। पहले तो कंसेप्ट ये ध्यान रखिए। जुडिशियल कस्टडी होता है तो जेल में रखा जाता है। अब जुडिशियल कस्टडी में लिख रहा है कि थाने में रखा जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा, तो ऐसे ही गलत हो गया। अब फिर यहां पर जो है न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखिए कि जब तक पुलिस हिरासत में है तब तक तो पूछताछ कर सकते हैं। जब न्यायिक हिरासत में व्यक्ति चला जाता है, जेल में चला जाता है, तो फिर जज से परमिशन लेकर ही आप जो है लेटर लेके जाएंगे तभी पूछताछ कर सकते हैं, अन्यथा जेलर आपको जो है पूछताछ नहीं करने देगा। उसी लेटर के बिहाफ पर ही आप पूछताछ कर सकते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए जो है केवल 2 सही होगा। इसमें जो है जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मसला, देखिए सामान्यतः उसके अधिकार का मसला है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक केस है, उसमें ऐसा कहा गया। अब कमीशन क्या मानता है थोड़ा सा समझिएगा। अब लेटेस्ट मानेंगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई अधिकार नहीं है, पैरोल का कोई अधिकार नहीं बनता, उसके लिए ग्राउंड देना पड़ेगा और न्यायालय का विवेकाधीन शक्ति है, वो चाहे तो पैरोल दे चाहे न दे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। मैं बताया कि जो योग्यता क्षमता उसके अनुसार बता रहा हूं, यह गलत हो सकता है। और आप जानते हैं कि जेल हुआ, सिविल कानून हुआ, तो जेल तो राज्य सूची का विषय है, और जो सिविल कानून और फौजदारी कानून है वो भी जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो पैरोल के लिए जो है राज्य सरकार कानून बनाते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बना हुआ है, तो ये जो है सही है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है, सही बात है। इसमें भी केवल 2 सही होगा, लेकिन फिर भी अब यदि मान लीजिए बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय माना जाएगा तब तो ये गलत हो जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे तो फिर ये सही हो जाएगा। ये आप लोगों को पढ़ाया था वन अधिकार अधिनियम, ये जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत होता है, लिखवाया भी हूं कॉपी में, देखिएगा अपना जो पीटी का कॉपी होगा। अब यहां पर कानून जो लागू करने में कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अधिनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसका उल्लंघन करता है? तो आप लोगों को बताया था रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, ऐसे बताया था कि इसमें जो है प्रोसीजर एक तो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सॉरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। भाई किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, सभी लोग कानून के नजर में समान हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, किसान हो, सभी लोग कानून की नजर में समान हो, यहां तक तो ठीक। अब इसके बाद आप जानते हैं कि इसमें कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक मिनट जैसे लिखता हूं, ये जो है इसमें 2 टर्म है ना, एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता, तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, सभी लोग कानून के नजर में समान हैं, यहां तक तो ठीक। दूसरा जो टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। तो विधि का जो समान संरक्षण है यह अमेरिका से लिया गया है, यहीं से विवेकाधीन शक्ति मिलता है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को इसी तरह से जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए हम लोग क्या स्त्री और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाया जाना, चाहे तमाम जो चीज है, तो यही तो चीज है जिसके कारण जो विवेकाधीन शक्ति प्राप्त हो जाता है। अनिर्देशित और जो अनियंत्रित विवेकाधीन
मिल जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं समान परिस्थिति में समान कानून, असमान परिस्थिति में असमान कानून। तो कहां पर परिस्थिति असमान है, कहां पर परिस्थिति समान है, ये तो डिसाइड सरकार ही के लोग करेंगे ना। इसलिए इसका आंसर 14 होगा, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? संघीय व्यवस्था में, फेडरल सिस्टम में क्या होता है? केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, तो ऐसी दशा में भारत में भी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सब दिखाई देता है। तो उस पर निर्णय कौन करेगा? न्यायपालिका। जब निर्णय न्यायपालिका करेगा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहेगी, तभी तो संघीय व्यवस्था चलेगा। इसलिए ए होगा आंसर। और संघ की विधायिका में संगठित इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ये ध्यान रखिए कि संघ की विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा आता है। जब केवल लिखता है कि द्वितीय सदन में जो है प्रतिनिधित्व होता है, तब वो सही हो जाता। लेकिन ये चूंकि पूरा विधायिका लिख रहा है तो गलत हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। इससे क्या मतलब? मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इससे क्या लेना देना? ये लगाइए। राज्य शब्द, तो बताइए, ये जो स्टेट शब्द है, स्टेट मतलब देश, स्टेट का मतलब यूपी बिहार नहीं। और स्टेट का मतलब 4 चीजें: भूभाग होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए और सरकार होनी चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, तो ये संप्रभुता हो गया। निश्चित भूभाग तो भूभाग हो गया। स्थायी रूप से निवास करता है तो जनसंख्या हो गया। जिसकी सरकार तो एक सरकार हो गया। ये चारों तत्व आ गया, इसलिए ये आंसर होगा। बाकी सब ऐसे ही लिख रखा है, पढ़ लीजिएगा। अब जरा देखिए, राष्ट्रपति के अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। सही बात है, लिखवा रखा हूं कॉपी में कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकता है। और दूसरी बात है कि उसको सैलरी वो नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति जो निर्धारित करता है वो मिलेगा। लेकिन यहां पर लिख रहा है कि बुलाया जा सकता है। सही बात है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा उच्चतम न्यायालय के पास है। सही बात है। अरे भाई, ये भी तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो जो सुप्रीम कोर्ट पर लागू होता है वो यहां पर भी लागू होता है सामान्यतः। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। इसी प्रकार देखिए, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। सही बात है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा थोड़ी ना है। अमेरिका की तरह हमारा संविधान थोड़ी ना है। कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, किसी भी विषय से नागरिक हो, राष्ट्रपति, राज्यपाल कुछ भी बन सकता है। यह गलत। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दिया गया, किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं वंचित किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है। यदि मान लीजिए वो 5 वर्ष के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा काट लिया और तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। मान लीजिए सत्य बातों को छुपाकर असत्य अभिलेख पेश किया और तब भी उसका नागरिकता समाप्त हो सकता है। भाई, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से या अन्य विधियों से उसकी नागरिकता विदेशी को मिल सकता है ना भाई। रजिस्ट्रेशन से मिल सकता है। किसी विदेशी को, मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति से शादी करता है, तो विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकता है। तो वो बाई रजिस्ट्रेशन से भी मिल सकता है। तो बाई रजिस्ट्रेशन से मिल सकता है, बाई नेचुरलाइजेशन से मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो कौन कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ये बताइए। मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा। द स्पिरिट ऑफ लॉज आप लोगों को मेंस में पढ़ा है भी, सिलेबस सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ाया था। इसने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया। और सेपरेशन ऑफ पावर में क्या कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग काम करें। तो तीनों अलग अलग काम करेंगे तो तानाशाही नहीं होगी। तानाशाही नहीं होगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ेगी। तो यहां पर स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा कौन नियत करेगा? शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। आप देखिएगा उसमें सेपरेशन ऑफ पावर के महत्व में ये पॉइंट लिखवाया हूं, मेंस वाला जो सिलेबस है आपको। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? देखिए, यहां पर
भारतीय संविधान के किस अधिकार तो लिखा नहीं है अंतर्गत, तो अंतर्गत जो लिखा है तो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हेल्थ ऑफ वायलेट्स, तो यहां पर किस चीज का वायलेशन कर रहा है? कोई अधिकार की बात नहीं की गई है, इसलिए समता का अधिकार, तो इसमें जल्दीबाजी में तो हम समता का अधिकार लगा देंगे, लेकिन देखिए यहां कोई राइट नहीं लिखा है। ये बताइए डीपीएसपी तत्व में 39C घर पे पढ़िएगा, लिखा है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलना चाहिए कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो सके, ये बात लिखा गया है। तो फिर यही वाला टिक लगाइए। और फिर आप जानते हैं कि 25वां संविधान संशोधन आप लोगों को पढ़ाया भी था, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या किया है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो देखिए 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, इसके माध्यम से अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया, और 300 क में क्या लिखा गया? 300 क में यही तो लिखा गया कि विधि जो है ये विधिक अधिकार है, भाई लीगल राइट है, लीगल राइट है। और ये जो लीगल राइट है तो आप जानते हैं कि इसमें जो है ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 300 क का जरा सा लाइन संविधान में देख लीजिएगा, ये जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, गलत, व्यक्ति को प्राप्त है, तो बी लगाइए। तीन सौ क में लाइन देखिएगा, व्यक्ति लिखा हुआ है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति, स्वाभाविक सी बात है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे यहां जो है पंथ निरपेक्षता जुड़ा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे यहां अखंडता जुड़ा, समाजवाद जुड़ा। ये बताइए ये 1976 में जुड़ा, 1950 की स्थिति कह रहा है, तो काटते चलिए, समाजवाद होगा नहीं, पंथ निरपेक्षता होगा नहीं। और फिर क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर ये लगाइए। इसमें दोनों तो ऐसे ही हट गया, इसमें प्रभुत्व संपन्न लिखा नहीं है तो ये भी हट गया। ये क्वेश्चन दिया भी था, जो प्रैक्टिस हुआ था, अभी जो पढ़ाया था पीटी, उसमें पहला वाले टेस्ट में या दूसरे वाले टेस्ट में ऐसे कुछ ये क्वेश्चन दिया था, जिसमें प्रस्तावना है फुल टेस्ट में। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है ये बताइए? संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? कि कोई सरकार जो है उसकी शक्ति सीमित हो। संवैधानिक सरकार का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है, लिमिटेड गवर्नमेंट। और लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या? सीमित सरकार। तो सरकार की सीमाएं जो है सीमित हो, तो फिर यही डी लगाइए। सीमित सरकार, सरकार की कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से, अरे संविधान की सीमाओं से जो लिमिटेड है, सरकार जो सीमाओं से, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब लिखा है तो फिर डी लगाइए। पढ़ाया भी था आप लोगों को। अब देखिए भारत रत्न पद्म विभूषण वाला उपाधि, ये जो 96 में लिखा है कि भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उपाधि की बात नहीं, ये सम्मान है, अवार्ड है। अवार्ड है तो ये गलत हो गया ना। और 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया। तो पद्म पुरस्कार जो है एक बार तो 77 में और फिर एक बार 93 के आसपास निलंबित किया गया, तो 2 बार इसको निलंबित किया गया था। इंटरनेट पर है भी। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। 5 तक नहीं, 3 तक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीनों गलत है। तो पोल्ट्री में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी 15-20 प्रश्न आए थे उसका मैंने बता दिया किस तरह से इसका है। और फिर आप लोग जो है अब लग कर कायदे से मेंस पढ़िए। हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।